ओके, तो बेटा जी अब हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखते हैं, इससे पहले हमने क्या किया था, कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने जाना था और सारी चीजें रिफ्रैक्शन की इंडेक्स की हमने कर ली थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन को देखने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले देखो, ये हो गया, एंड देन लेट अस से दिस इज द नॉर्मल जहां पर हमारी लाइट इंसिडेंस हुई है, एंड द लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस। ठीक है, और रिफ्रैक्शन हम करने वाले हैं तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो वो तो हम पहली बात कर चुके। तो अब ये लाइट यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इसकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी, इसकी जो भी चीजें चेंज होंगी वो आपको मैंने पहले करवा दी थी। तो अब आ गए हमारे पास ये, सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, नाउ द पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस इज, ये वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, and this angle will be known as angle of refraction. Okay, and this line in orange will be called normal. This line will be called incident ray, and this is called refracted ray. Refracted ray. ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो हमारे पास यहाँ पे आता है, वेरी सिंपल, दैट इंसिडेंट रे normal and refracted ray are in same plane. ठीक है, they are in same plane. Okay, number 2, now this is Snell's law. Snell's law, now according to Snell's law, mu1 into sin I is equal to mu2 into sin R. तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि जो बाहर वाला जो मेरे पास मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है और जो अंदर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। ठीक है, सो दिस विल बी रिटन लाइक दिस। अब अगर मैं mu1 को वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, या लेट अस से मैं पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो दिस विल बी sin I will be equal to mu2 divided by mu1, तो that can be written as mu21 into sin R। रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो अगर मैं एयर ले लेता हूं तो एयर, आउटसाइड एयर जो है उसको मैं बोल दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बिकम म्यू। तो आपके पास यहां पर बन जाएगा sin I इज इक्वल टू म्यू इंटू sin R। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है mu1 जो है, I जो है वो इंसिडेंट एंगल है, सो mu1 इज द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग। ठीक है, सो mu1 is the refractive index. mu1 is the refractive index let us call it medium 1. okay, या medium 1 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, of the medium from which the light travels. okay, and mu2 is the medium
into which the light travels. into which the light travels. तो ये हो गया आपके पास म्यू1 म्यू2 एंड दिस इज योर स्नेल्स लॉ. सो दीज आर दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो इसमें अभी हमें और कोई पॉइंट नोट करने वाला नहीं है. दैट्स इट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है हमारे पास. ओके, तो नाउ अब यहीं से अगर हम देखते हैं द कंडीशन ऑफ conditions for no refraction. तो ये हम देखते हैं. आप देखो, अब हम चाहते हैं कि मीडियम के अंदर लाइट एंटर तो हो लेकिन उसकी कोई भी रिफ्रैक्शन ना हो, मतलब एंगल में कोई भी वेरिएशन ना आए, आई और आर में कोई भी वेरिएशन ना आए. अगर हम इसमें देख रहे हैं कि ये वाला मेरे पास स्नेल्स लॉ लगेगा और आई और आर में मैं चाहता हूं कि कोई भी वेरिएशन ना हो, तो ऐसे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो केसेस बनते हैं. ठीक है, तो पहला केस तो मेरे पास ये है कि इफ म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, अगर ये कंडीशन हो जाती है द एंगल आई विल बिकम इक्वल टू एंगल आर. इसका मतलब ये है कि आपका मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए. अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मान लो आपने दो मीडियम लिए, लेट अस से वन इज वाटर एंड अनदर इज अ ग्लास, बट दैट ग्लास इज specially fabricated in such a way that the refractive index of the glass is equal to that of water. ठीक है, तो इसमें मैं यहां पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल if the light is traveling from water and if light is traveling from water and it passes into a specially fabricated glass for which the refractive index is equal to that of. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है ना. अब हमें लगता है कि यार ये वाला पॉइंट तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, इसको बताया क्यों है, इसका कोई फायदा ही नहीं है. पता ही है, अगर म्यू1 म्यू2 अगर मैं बोलूं कि पानी से लाइट गई और पानी के अंदर ही एंटर कर गई, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये तो कोई मतलब ही नहीं बना. लेकिन उस चीज को समझना ऐसे आपने कि मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मैं एक ऐसा ग्लास फैब्रिकेट करता हूं, जैसे कि फाइबर नहीं होता हमारी आंख का, जो चश्मा नहीं लगता हमारे आंख पे, उसमें जो ग्लास होता है, पहले ग्लास होता था, आजकल फाइबर होता है. तो वो फाइबर आप कोई मर्जी यूज कर लो, और उस फाइबर का जो मीडियम है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपकी मर्जी का आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो. अब मान लो आपने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया और बिल्कुल वाटर के इक्वल भी कर दिया, तो अब मटेरियल दोनों अलग हैं, एक ग्लास है और एक वाटर है, मीडियम अलग है, एक वाटर लिक्विड है, वो सॉलिड है, लेकिन लाइट विल नॉट अंडरगो एनी रिफ्रैक्शन एट दैट टाइम. ठीक है ना, तो ये इसको याद रखना. नो, पॉइंट नंबर 2. सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि कोई रिफ्रैक्शन हुई ही नहीं, तो उसका क्या अर्थ हो सकता है कि एंगल आई, नाउ इफ एंगल आई इज 0 डिग्री, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, 0 डिग्री से आया, नॉर्मल इंसिडेंस से नीचे चला गया, तो अगर ऐसा होगा तो साइन 0 इज 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो दूसरी जगह पर भी 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब रहेगा, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं म्यू1 साइन आई
विल बी इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो दिस इंप्लॉयज एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स नो रिफ्रैक्शन हैज टेकन प्लेस। नो रिफ्रैक्शन मतलब अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है सीधा सीधा निकलेगा तो वो सीधी सीधी लाइट निकल जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन हमारी नहीं होगी। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, वेट ए मिनट, लाइक दिस। अब यहाँ से लाइट आएगी और ये लाइट सीधी सीधी नीचे चलेगी। यहाँ पर थीटा है 0 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये सीधी सीधी जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन इसमें नहीं। चलो जी अब चलते हैं इसके आगे ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखते हैं। देखो अब बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले तो मैंने आपको सिर्फ वैसे ही बता दिया था, वैसे तो ये तो हम कर ही चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि व्हेन वी आर मूविंग into denser medium what will happen, and when we are moving from denser to rarer then what will happen। तो लेट अस से मेरे पास एक लाइट आई, यहाँ से आई, ठीक है, एंड दिस लाइट विल गो लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद ये फिर से बाहर चली, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम क्या डील करेंगे एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। देखो जी सबसे पहले तो जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल विल बी नोन एज इंसिडेंट एंगल, दिस एंगल विल बी नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी देख सकते हो, ये वाला एंगल को चलो आप आर के बराबर ही कर लो, क्योंकि ये वाला और ये वाला आर है, तो ये वाला इंसिडेंस एंगल जो यहाँ पर आएगा इसको हम बोलते हैं इमरजेंट एंगल, जहां से बाहर निकला, और इसको बोला जाता है R1 R2। तो इनमें हम रिलेशन इसमें फाइंड करेंगे, देखेंगे भी क्या क्या होगा। चलो, तो इट इज गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द फर्स्ट इज 1, हम 1 ले लेंगे, एयर है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं म्यू मान लूंगा, ठीक है। तो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट जंक्शन 1, तो पहला जो जंक्शन है यहाँ पर मैं देखूंगा, तो म्यू 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, नथिंग न्यू, ठीक है। अब जब मैं ये चीज अप्लाई कर दी तो अब इसका क्या मतलब आएगा ये देखते हैं। अब यहां पर म्यू एंगल आपका मल्टीप्लाइड है, तो हम कहेंगे वी नो that mu is equal to c by v, obviously it can only be greater than 1, 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, इट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के इक्वल तो तभी होगा ना जब c इज इक्वल टू c आ जाएगा, मतलब द लाइट इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, इट इज ट्रैवलिंग इन स्पेस, तो फिर उसमें तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, तो उसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है इट मींस दैट साइन r इज लेस देन साइन i। तो angle r is less than angle i, this implies the ray bend towards the normal, ठीक है।
when traveling from rarer medium to denser medium. तो रेयरर से अगर डेंसर के अंदर आप एंटर करोगे, रेयरर डेंसर, तो रेयरर से अगर आप डेंसर के अंदर एंटर करोगे तो आपकी रे ऑब्वियसली अपने ट्रैक से भटक जाएगी, ठीक है. द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, वेवलेंथ विल चेंज. तो नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स, ओके, क्योंकि वो तो आपकी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए चाहिए था, वो हमने पहले कर लिया. तो अब मैं लाइट मेरे लिए अब क्या है, सिंपली अ रे. तो मैं कहूंगा कि लाइट बेंड हो जाएगी जी, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट्स इट. टुवर्ड्स द नॉर्मल इसकी मूवमेंट होगी. अब अगर मैं लेता हूं जंक्शन 2 की तरफ बात करते हैं. अब बाय स्नेल्स लॉ एट 2, बाय स्नेल्स लॉ एट जंक्शन 2, ठीक है. तो यहां पर अब देखो, अब मैं, अब बड़े ध्यान से बात सुननी है आपने, ठीक है. अब देखो स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू वन इंटू साइन आई. तो यहां पर लाइट आ कहां से रही है, इस बात को आपने देखना है. लाइट यूं गई, यूं गई, यूं गई. तो अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है. तो मेरे पास स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई होगा बेटा, म्यू इंटू साइन ऑफ आर, आर टू लिख लो चाहे आप, म्यू इंटू साइन आर टू, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ ई, ठीक है. अब यहां पर मैं देखता हूं, अब म्यू मेरे पास फिर से ग्रेटर देन 1 होने के कारण आई कैन डेफिनेटली से दैट नाउ दिस इंप्लॉयज दैट एंगल ई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर टू. मैं अब सारी की सारी से सारी कहानी दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सिंपल मैंने डायरेक्ट यहां पर जंप कर दिया. तो इसका क्या मतलब हो गया कि ई जो है वो आर से ज्यादा बड़ा होगा, मतलब लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो लाइट जो है मेरी कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां पर मूव कर रही है. तो यहां पर आ जाएगा द रे will bend away from the normal when traveling from denser medium into rarer. तो डेंसर से रेयरर जाएगी, तो ये मेरे पास अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा. अब इन दो चीजों में तो कोई डाउट रहा नहीं हमें, ठीक है ना, कि ये ऐसे जाएगा. नाउ व्हाट आर मोर कंक्लूजंस दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस. अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन ऑल्सो फ्रॉम 1. तो अब इसको लेते हैं 1 एंड इसको मैं लिखता हूं 2, ठीक है. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, and also from 1 and 2 we have, so mu sin r is equal to sin I, sin r1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, और 2 से मेरे पास क्या आएगा, म्यू साइन r2. तो इसको मैं इक्वल नहीं लिख सकता अब, r2. नाउ एंगल r1 इज इक्वल टू एंगल r2. ये कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है. तो ये दोनों की दोनों साइड्स जो हैं 3 और 4 जो हैं, ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो गए. तो हमने कह दिया सो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. इट मीन्स इमर्जेंट रे
is parallel to incident ray. तो अगर मैं इन चीजों को देखूंगा तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल है. दिस इज इंसिडेंट रे and this is emergent ray. This is emergent ray, this is incident ray. ठीक है जी. And so these two angles are equal to each other, they will emerge parallel to each other. चलो अब हम देखते हैं कि इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है. ठीक है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज image formation and apparent depths. So image formation and apparent depths. So this will be the last part for the lecture, but खुश होने की जरूरत नहीं है because this is very very long. ओके आपका आधा घंटा पूरे का पूरा लगेगा. ठीक है. तो ये आ गई आपके पास इमेज फॉर्मेशन एंड एपरेंट डेप्थ. बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, वैसे तो यहां तक होनी नहीं चाहिए कोई. यू फील एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर. चलो तो अब इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ऑल द रेज आर पैराएक्सियल. ठीक है ना. ऑल द रेज एंड दे आर बस दे पैराएक्सियल. ठीक है ना. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. ठीक है. तो आपकी जो असम्पशन है ऑल द रेज आर पैराएक्सियल. चलो अब हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे. बेटा देखो लेट अस से कि मेरे पास यहां पे एक स्लैब पड़ी है and now we want to see and let us say there is an object that is placed here. कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा हुआ है. ये ऑब्जेक्ट है. बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है समथिंग जिसकी इमेज बन सके. तो वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हो. वो हो सकता है कि मैंने एक ग्लास लिया और उस ग्लास के पीछे मैंने ब्लैक मार्कर के साथ में मैंने वहां पे मार्किंग कर दी. दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. वहां पर कोई डस्ट पड़ी हुई है, डस्ट पार्टिकल है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट. वहां पर एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट है. जैसे मान लो मेरे पास कोई एक्वेरियम था जिसमें बहुत सारे पानी भरा हुआ था, उसके फेंक दिया. अब वो कॉइन जो है वो आपकी जमीन पे यहाँ पर नीचे चला गया. सो दैट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया. सो नाउ आई वांट टू सी व्हाट विल हैपन हियर. ओके इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी. नंबर 1 मैं वो देखूंगा. नंबर 2 इसकी जो अपैरेंट डेप्थ आएगी वो क्या आएगी. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देखता हूं. ये डेप्थ आपको गिवन है. लेट अस से दिस इज t. दिस इज गिवन एज t. ठीक है. एंड अब देखते हैं. तो लेट अस से एक लाइट यहां से बाहर की तरफ गया ऐसे एंड देन ऑब्वियसली इट विल बेंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. ओके. तो नाउ व्हाट अबाउट द एंगल्स हियर. अब इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों एंगल्स को मुझे नाम लिखना है. तो आई कैन राइट देम एज आई एंड आर. तो मैं इसको इंसिडेंट है तो इसको मैं लिखता हूँ आई और इसको मैं लिखता हूँ आर. तो लाइट आई कहाँ से है. लाइट नीचे से आई है. तो मेरे लिए लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है.
ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज गिवन एज म्यू। चलो जी, तो इमेज कहां पे बनेगी? इमेज बन जाएगी इसकी यहां पे, ठीक है, और इमेज बनेगा इसका दिस। तो ये आपकी इमेज बन गई, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। ओके, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि इमेज कितनी डेप्थ है, दैट इज एपरेंट डेप्थ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन हुआ कैसे? देखो बेटा, ये इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दो रेस चाहिए, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक ही रे बनाई है, तो दूसरी रे कहाँ है और मेरी आंख कहाँ है? ठीक है, मुझे ये चीजें नहीं पता, तो मैं ये कहूंगा आपने इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो ये जो यहां से ना एक रे और जाएगी विच विल बी पैरेलल टू दिस, ना इट विल बी लाइक दिस, यहां से निकली, दिख रहा है बेटा? देखो, यहां से निकला और ये ऊपर चला गया लाइक दिस। अब ये जो एक रे गई, ठीक है, दिस इज रे वन एंड दिस इज रे टू, ये दो रेज हैं। जो रे वन है, सबसे पहले मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में यहां पे बताता हूं। नंबर वन इज, कि बेसिकली इमेज फॉर्मेशन हुआ कैसे, इसको देखो। तो image will be created when the two rays either meet or uh, or tend to be coming from one single point source। या तो मीट कर जाए और या फिर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं पे मीट करनी चाहिए। तो अब देखो, अब ये वाली रे वन है और रे टू है ना, देखो रे वन is having normal incidence। तो रे वन का नॉर्मल इंसिडेंस है, सो इट विल पास तो नॉर्मली ये चला जाएगा विदाउट रिफ्लेक्शन, विदाउट तो कोई भी इसमें बेंडिंग नहीं होगी, ऐसे चला जाएगा ना। रे टू विल इमर्ज from the slab as shown in figure। ठीक है जी, तो रे टू यहां से आ जाएगी। अब इमेज कैसी फॉर्मेशन होती है? बोथ रेज are assumed to be paraaxial, that is almost parallel to the normal, that is angle I and angle R are tending to zero। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर सोचा जाए तो दे आर टेंडिंग टू जीरो। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, दे आर पैराएक्सियल रेज एंड
will fall in one eye, in one eye to create image at retina. ठीक है, तो अब आपने ध्यान में देखना है बेटा, यहां पर हमने कंडीशन लगाई पैरा एक्सियल की। तो पैरा एक्सियल का क्या मतलब कि जो ये मेरे पास इमेज 1 है और जो मेरे पास इमेज 2 है, ये दोनों की दोनों रेज एक्चुअली में बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पास में है। इट इज लाइक कि मैं मछली को ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ, मतलब मेरे एक्वेरियम में एक मछली है एंड आई एम वॉचिंग दैट फिश बाय नॉर्मली ऐसे, थोड़ा सा आगे पीछे अगर इतना सा हो जाए तो मूवमेंट हो सकती है, इससे ज्यादा मूवमेंट मैं नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल पास में ही है। तो जिसके कारण वो जो एंगल है थोड़ा मोटा ही है, ज्यादा नहीं है। और वैसे भी आप मेरे प्यूपिल को अगर देखोगे तो प्यूपिल बहुत ज्यादा पतला है। तो द गैप बिटवीन दिस रे एंड दिस रे इज वेरी वेरी लो, बिकॉज एक्चुअली दीज टू रेज आर फॉलिंग इनटू माय प्यूपिल। सो दैट इज वाई ये दोनों को मेरी आंख के अंदर जाना है भाई। तो जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो दो रेज हैं दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज टेंडिंग टू जीरो। एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर टेंडिंग टू जीरो। ये तो सिर्फ ऐसे शो किया गया है ताकि हम इस बात को समझ सके, हम ऑप्टिक्स को पढ़ सके। ठीक है, तो बोथ आई, बोथ रेज फॉल इन प्यूपिल। ये मैंने अलग से इतना मैं डिटेल इसलिए लिखता हूं ताकि आपको 100% क्लैरिटी आए। अब इसमें अब हुआ क्या, इमेज मेरी ऊपर की तरफ चली गई। अब हम चलते हैं इस पार्ट पे। अब इमेज फॉर्मेशन तो मेरे पास आ ही गया। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज द नॉर्मल शिफ्ट। द नॉर्मल शिफ्ट एंड apparent डेप्थ। नॉर्मल शिफ्ट एंड अपेरेंट डेप्थ। अब इसको मुझे शिफ्ट करना है। अब ये वाली बॉडी ये ऊपर चली गई। अब देखो अगर ये दोनों की दोनों रेज मेरी आंख में जाएंगे और एक इमेज बनेगा लेंस के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगेगा कि बोथ ऑफ दीज दे आर कमिंग फ्रॉम वन इमेज, दैट इज दिस। हमें लगा कि यहाँ पे है भाई मछली, यहाँ नहीं है मछली, हमें लगा यहाँ पे है। तो अगर ये यहाँ पर है, अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो शिफ्ट कितना हुआ, हमें ये चीज देखनी है। अब नाउ व्हाट इज ए नॉर्मल शिफ्ट, इसको देखते हैं। तो ये जो चीज बन गई मेरे पास वॉयलेट कलर में, दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, और जो ऊपर से इतना इतना जो मेरे पास चीज रह गई, दैट विल बी कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ। दिस इज नोन एज अपेरेंट डेप्थ। तो ये अपेरेंट डेप्थ हो गया और ये हो गई आपके पास नॉर्मल शिफ्ट। दोनों चीजों को हम फाइंड करने वाले हैं। लेट अस सी नाउ हाउ वी विल डू इट। ठीक है, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर पहले तो P मानना पड़ेगा। लेट से दिस थिकनेस इज P, ये P है मेरे पास। ठीक है, और ये जो दो हैं ऑब्वियसली ये अपेरेंट डेप्थ हो गई। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं D डैश अपेरेंट डेप्थ को, और T डैश। ठीक है, तो इसको मान लो T डैश, T डैश। तो T डैश मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। लेट अस से ये वाली लाइन, और ये ऑब्वियसली P इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, P इसकी थिकनेस है। तो नाउ हियर आई एम हैविंग अ ट्रायंगल, और इसमें आपने देखना है ये वाला एंगल आपका मैं शो कर दिया मैंने, दिस एंगल विल बी इक्वल टू R। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास T डैश और ये हो गया P चार्ज, और इसी को मैं आगे एक्सटेंड भी करूंगा बाद में लेटर। लाइक दिस। ठीक है,
चलो ये दूसरा ट्रायंगल होगा। तो पहले वाला ट्रायंगल, अब मैं यहाँ से tan i और tan r निकालने वाला हूँ बेटा, इसको आपने ध्यान से देखना है। समझ में आ रहा है आपको? दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। एक बड़े वाला ट्रायंगल बन गया ये वाला, और एक ये नीचे छोटे वाला ट्रायंगल बन गया ये वाला। यहाँ पर एंगल r है और यहाँ पर एंगल i है। आई वुड बी टेकिंग कंसिडरिंग tan फॉर बोथ ऑफ देम। चलो जी, नाउ इन ट्रायंगल, इनके नाम भी रख दें, चलो नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी। तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट है तो इसको लिखा ओ, और जो इमेज है उसको मैंने लिखा आई, ठीक है ना, इमेज को आई। तो मेरे पास ट्रायंगल बन गया ए बी आई एंड ए सी ओ। तो इन ट्रायंगल ए बी आई एंड ट्रायंगल ए सी ओ, tan आई, चलो जी देखो, tan आई, ये बड़े वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ए सी ओ। tan आई विल बी इक्वल टू, ये वाला भी p है, डिस्टेंस p डिवाइडेड बाय t। तो tan आई विल बी इक्वल टू p डिवाइडेड बाय t, एंड tan r भी इक्वल टू p डिवाइडेड बाय t डैश। दोनों को मैं नाउ, अब यहां पर वी नो दैट लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin theta is equal to theta is equal to limit tending to tan theta। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो भी tan theta आएगा that will be approximately equal to theta provided that theta is tending to 0। ये कंडीशन लगाते हुए मैं इसमें साइन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा sin i is equal to p by t and sin r is equal to p by t डैश, ठीक है। और इसमें अब मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, ऑल्सो बाय स्नेल्स लॉ वी हैव साइन आर म्यू इंटू साइन आई, क्योंकि अंदर से ऊपर जा रहा है बेटा। देखो अब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर की तरफ। तो डेंसर में मेरे पास एंगल क्या है? आई। तो आई के लिए मैं म्यू यूज करूंगा। तो म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल आई 1 इंटू साइन आर। ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। सो दिस इज म्यू इंटू पी बाय टी इज इक्वल टू पी बाय टी डैश। पी से पी कट गया, दिस इंप्लॉयज टी डैश इज इक्वल टू टी बाय म्यू। लॉच, ये आपके पास बन गया एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। टी बाय म्यू, टी डैश है क्या? देखो यहाँ पे टी डैश ये रहा अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ जो है आपकी, वो तो आपके पास निकल गई भाई, टी डैश। तो टी डैश आ गया आपके पास टी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। सो दिस इज अपेरेंट। And what about the normal shift? So normal shift will be, shift कितना हुआ? टोटल थिकनेस से आपका t बाय म्यू आप माइनस कर दो। सिंपल बात है, t को कॉमन ले लिया, म्यू -1 डिवाइडेड बाय म्यू। सो यहां पर मैं लिखता हूं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट को x लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब x लिख लेते हैं चलो। सो x विल बी इक्वल टू, t को कॉमन ले लिया, म्यू -1 डिवाइडेड बाय म्यू। सो दिस और ये हो गया आपका नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। तो ये है नॉर्मल शिफ्ट और ये है आपके पास अपेरेंट डेप्थ।
ये दो फॉर्मूले आपने भूलने नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, ओके। तो इसलिए आपने इसको भूलना नहीं है। वी हैव डिवोटेड वन क्लास ऑन दिस टॉपिक, इसलिए इसको याद रखना आप, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके पास यहाँ पर आ गई। तो टी डैश भी पता चल गया और नॉर्मल शिफ्ट क्या है वो भी हमें क्लियर हो गई बात। चलो, तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें आगे इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट आ गया, तो इसमें अभी हम लेटरल शिफ्ट करने वाले हैं। चलो ये आ गया नॉर्मल शिफ्ट। अब देखो, अब नॉर्मल शिफ्ट का मैं एक आपको और डायग्राम बनाने वाला हूं। ओके, तो अब हमारे पास एक टॉपिक आ गया जिसको हमने बोला लेटरल। सेम डायग्राम कॉपीड है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेटरल शिफ्ट सुनाओ, नॉर्मल शिफ्ट को मैं यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ को लिखे रहने दो। ये जो चीज है इसको हमने एक्स लिखी है, इस बात को आपने ध्यान देना है। सुनाओ, अब इसके बाद देखो कि जब इसके बाद लाइट यहाँ से इमर्ज होगी तो कैसे जाएगी। अब ये लाइट गई ऐसे, तो ये हो गया इमर्जेंट रे, ठीक है। ये गया ऐसे। तो इमर्जेंट रे अब किसके पैरेलल है ये भी देख लेते हैं। इमर्जेंट रे हमारे पैरेलल आएगी इसके, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है? बिल्कुल पैरेलल हैं, दिखने में लग नहीं रहा बट दे आर पैरेलल, ओके। अब देखो, अब ये दोनों के दोनों आपके पास पैरेलल आई, तो पहला पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ये वाली रे जो ऑरेंज में मैंने बनाई है दैट इज पैरेलल विद द इमर्जेंट रे। ये दोनों रेज आपकी पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है बेटा, दो एरोज लगाए जाते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। तो अब जो मेरे पास नॉर्मल शिफ्ट है, अब मैं नॉर्मल शिफ्ट आपको शो करने वाला हूं, तो वॉयलेट कलर में ही शो करूंगा। अब आप देखो कि नॉर्मल शिफ्ट कहां कहां पर हो रही है। नॉर्मल शिफ्ट आप कहीं पे मर्जी ले जाओ, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट अब इसी तरह से चल रहा है। अब वेयर एवर यू गो नॉर्मल शिफ्ट विल बी लाइक दिस ओनली। इसी को और एम्फेसाइज करने के लिए मैं यहां पर भी बना रहा हूं, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट आप किसी भी जगह पर ले जाओ उतना ही चलेगा। और नॉर्मल शिफ्ट का आपका जो फार्मूला है ये आपको हमेशा याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आ गया आपके पास नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है जी। अब इसके बाद अब मैं फाइंड करना चाहता हूं लेटरल शिफ्ट। नाउ व्हाट इज दिस लेटरल शिफ्ट? तो लेटरल शिफ्ट ऐसे फाइंड होगी कि ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली जो पैरेलल लाइन है ना, उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट इज, it is the distance between the emergent ray and the incident ray normal to both of them, ठीक है। दोनों पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा, सो दैट विल बी लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट को हमने ब्लू कलर में शो किया, नहीं हमने किसी कलर में शो नहीं किया। तो लेटरल शिफ्ट को हम करते हैं, विच कलर शुड वी चूज, ऑरेंज देख लेते हैं, ठीक है। या ये वाला ब्लू ले लो, ये वाला ब्लू कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जाता है, तो कोई और ब्लू नहीं है, ये वाला ब्लू है।
चलो इसको ले लेते हैं। अब देखो, तो ये जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। ओके, सो लेट अस कॉल दिस नॉर्मल शिफ्ट एज वाई। इसको हमने वाई बोल दिया। तो नॉर्मल शिफ्ट को अब आप 3-4 जगह पर शो कर दो, जैसे कि ये हो गया वाई, और यहीं पर मेरे पास एक आ जाएगा एक्स। तो ये जो रेड कलर में है ये एक्स है, तो ये वाई। देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये वाला, ठीक है ना, एक्स और वाई, और ये वाला आई। तो ये इस आई को मैं यहाँ से हटा दूं जरा। अब देखो आप, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जिसकी हाइपोटेन्यूज एक्स है और एक साइड वाई है, और यहाँ पर एंगल जो है ये वाला आर है, तो ये वाले एंगल को भी मैं आर लिख सकता हूं। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू आर। तो ये आर हो गया। अब इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, इस छोटे से ट्रायंगल में, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है। तो आर ये रहा एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पर इसका कॉस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं लेटरल शिफ्ट फाइंड कर रहा हूँ। सो इन दिस ट्रायंगल, इसका भी कुछ नाम रखना पड़ेगा। आई और ओ तो है ही मेरे पास, आई ओ, और इसको नाम रख देते हैं डी। लेट अस से द नेम ऑफ दिस इज डी, और यहाँ पर जो आई है वो आई तो है ही है, आई, और ये जो ऑब्जेक्ट था इसका नाम रखा हुआ था हमने ओ, तो डी आई ओ। नाउ इन ट्रायंगल डी आई ओ, cos r, cos r, sorry, sin r, sin r will be equal to y by x। तो यहां से मैं y फाइंड कर सकता हूं। तो लेटरल शिफ्ट y will be given by x into sin r, और x है मेरे पास t into म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू इंटू साइन r। ठीक है ना। अब ये क्योंकि ये टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन आर को आप थीटा लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू इंटू आर, बिकॉज साइन आर के ऊपर अगर आप लिमिट लगा दो कि आर इज टेंडिंग टू जीरो, सो दैट विल बी इक्वल टू आर। तो ये कंडीशन लगाते हुए मैंने लेटरल शिफ्ट का आपको फॉर्मूला दे दिया। लाउच, तो ये हो गया बेटा आपका लेटरल शिफ्ट। ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज है, यहां पर आपने ध्यान में देखना है ये वाले ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, और हो गया। इसमें अगर मैं ऐसे शो कर दूं तो ये आ गया रीजन ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर ध्यान देना बेटा, ठीक है ना, इस चीज पे, इसको इसलिए बनाया मैंने छोटे से सर्कल को। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं इसके आगे। तो ये हो गया आपके पास लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट में ये वाला पॉइंट आपने जरूर नोट करके रखना है कि आप किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, तो वो कितनी ऊपर जाएगा, तो वो एक्स ऊपर ही जाएगा, और इसमें ये वाली थिकनेस यूज होगी, थिकनेस ऑफ स्लैब यूज होगी, कोई और थिकनेस यूज नहीं होगी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मैंने यूज करनी है, और एक्स का मेरे पास यही वाला फार्मूला लगेगा, चाहे ये वाला ऑब्जेक्ट इसके पास में हो या ना हो। इस बात को आपने रखना याद के मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज भी यहाँ चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। शिफ्ट उतना ही होगा जितना यहाँ पर होगा, लेकिन इसके फॉर्मूले में थिकनेस ये वाली काम आएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपके पास लेटरल शिफ्ट। चलो, तो अब हमारे पास रह गए 4-5 मिनट और। ठीक है, मतलब लाइक इट्स 3:15 ऑलरेडी, बट वी कैन टेक 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स मोर। चलो जी, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको करवा देता हूँ हाइट के लिए, है ना। ओके, इट विल टेक लाइक 1 क्लास मोर। चलो,
10-15 मिनट्स मोर, उसके बाद मैं आपको आपकी क्लास को छोड़ दूंगा। 10 मिनट तक आपने वेट करना है, ठीक है। अपेरेंट हाइट, तो अपेरेंट हाइट का क्या सिस्टम है? अब जैसे यहाँ पर तो अपेरेंट डेप्थ था, तो अपेरेंट हाइट भी होती है क्या? चलो लेट अस सी। अब हम देखते हैं कि भाई मेरे पास लेट अस से कि यहाँ पर वाटर सरफेस है, and there is a fish and it is at this level। यहां पर एक फिश है, ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो फिश है ये ऊपर देख रही है, ठीक है, और इसको आसमान में एक चिड़िया नजर आ रही है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हम ये चीज देखना चाहते हैं। तो पहले मैं रेडिएशन बना देता हूँ, नहीं तो ना बड़े ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बाद में, फिर सोचते हैं कि अब क्या करें। तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऊंची हो गया है ना। लेट अस से कि इसके बाद ये बेंड होगा, है ना। तो बेंड होगा तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ठीक है, ये तो कहने का मतलब ये है, मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक बर्ड है, ठीक है ना। सो दिस इज अ बर्ड दैट वाज फ्लाइंग हियर, ठीक है। तो अब ये बर्ड यहाँ पर उड़ रहा था, और अब फिश जो है वो फिश इस बर्ड को देख रहा है। ओके, सो दिस फिश इज वॉचिंग दिस बर्ड एंड दिस बर्ड इज वॉचिंग दिस फिश। तो अब इनको कैसे लगेगा एक दूसरे को, जब ये देखेंगे तो क्या होगा, दिस इज व्हाट वी आर नाउ सीइंग। तो अब देखो, अब यहाँ पे हाइट बना देते हैं, तो ये है इसकी एक्चुअल हाइट, लेकिन जो बर्ड की इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको हाइट नजर आ रही है ना, दिस विल बी कॉल्ड द अपेरेंट हाइट, ठीक है। दिस इज द अपेरेंट हाइट, कि मछली को लगेगा कि बर्ड तो बहुत ज्यादा ऊंची उड़ रही है, ठीक है ना। और जो ये फिश है इसको कैसा लगेगा, इसको देखते हैं। जो फिश है, अब उस फिश की एक इमेज बनेगी, दैट विल बी एट दिस प्लेस, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर बनी इमेज बनी फिश की, और यहाँ पर इमेज बन गया बर्ड, ठीक है। तो एक यहाँ पर फिश बन रही है और एक यहाँ पर बर्ड बन रही है, मतलब द फिश विल थिंक दैट द बर्ड इज वेरी फार अवे, बहुत ऊपर है, और बर्ड को लगेगा कि मछली तो बिल्कुल सरफेस पर ही पड़ी है, मैं तो पटाख से करके पकड़ लूंगा, ठीक है। तो इसको भी धोखे में रखा गया है और इसको भी धोखे में रखा गया, बोथ डोंट नो द रियल पिक्चर। फिश को लगता है कि बर्ड मेरे से बहुत ऊपर है, देयर इज नो हार्म, लेकिन फिश को लगता है, बर्ड को लगता है कि यार ये तो फिश बिल्कुल ही सरफेस पे पड़ी है, द बर्ड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड वो पक्के से यहाँ पर अटेम्प्ट मारेगी, ठीक है। तो अब ये तो मैं देख चुका हूं कि ये ऊपर कितना जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, या इसकी अब बची हुई डेप्थ क्या होगी, ये तो मुझे पता चल चुका। दिस विल बी टी बाय म्यू, दिस आई एम श्योर, बिकॉज म्यू आपका पानी का म्यू ले लेंगे हम, ठीक है। दिस इज वाटर, ओके। तो ये आ गया टी बाय म्यू, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपरेंट डेप्थ तो मुझे पता है, तो इसकी जो एपरेंट हाइट है इसके बारे में अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या होगा। सो लेट अस डू इट। तो इस केस में भी मेरे पास वही वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। दो एंगल हमें मानने पड़ेंगे, ये वाले एंगल को हम बनाऊंगा मैं आर, सॉरी, चलो। अब देखो, लाइट का ना एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब कि अगर बर्ड की तरफ से लाइट आ रही है मछली की तरफ तो भी ये पाथ फ्लो होगा, अगर बर्ड से
लाइट जाती है, फिश से लाइट जाती है बर्ड की तरफ, तो भी यही वाला पाथ फॉलो होगा। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी बना लो। तो अभी मैं बर्ड की बारे में बता रहा हूँ कि बर्ड मुझे दिख रही है तो मैं बनाऊंगा ऐसे। तो दिस एंगल विल बी इंसिडेंट एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल आएगा और ये बड़े वाला ये आएगा मेरे पास इंसिडेंट एंगल। तो इसको बनाकर और यहाँ पर मान लो इस चीज को मैं लिखता हूँ P। अब मैं यहाँ पर फिर से एक ट्रायंगल बना लूंगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया P और ये बाकी चीजें तो मैं यहाँ पे टर्म पुट कर ही लूंगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम। तो सिमिलरली लिख के मैं काम छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, सारा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल। तो सिमिलर टू अपेरेंट डेप्थ वी हैव tan i, tan i इज इक्वल टू, तो वो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा h p by h एंड tan r p by h डैश लिख देता हूं इसको मैं। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे भी बनेगी। चलो, और फिर अब बिकॉज लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है, थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। तो ये साइन थीटा और टेन थीटा की, साइन थीटा की जगह यूज कर लूंगा स्नेल्स लॉ लगा देते हैं डायरेक्ट। स्नेल्स लॉ इज, अब ऊपर से आ रही है तो मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो एंगल कौन से मीडियम में है, मुझे ये चीज जरूरी है। तो ये वाला एंगल जो है वो पानी में है, तो मेरे पास ये चीज आ गया। अब इसमें ये वाली वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये आ गया P बाई एच इज इक्वल टू म्यू इंटू पी बाई एच डैश। P से P कट गया तो यहां पर आ गया H डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो भाई अब यहां पर म्यू मल्टीप्लाई हुआ है, पहले वाला के क्या था, म्यू डिवाइड हुआ था। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूं कि दिस म्यू एच विल बी इक्वल टू, यहां पर अगर मैं लिखूं, इसको ऑरेंज से लिख देते हैं, दिस विल बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू म्यू एच। तो ये मेरे पास अगर एच है तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू एच हो जाएगी उसकी हाइट। बेटा जी इज दैट ओके? ठीक है, अभी मैं क्लोज करने वाला हूँ, फटाफट बोल दो यस। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। ओके, एनीबडी लिसनिंग और नॉट? हाँ जी सर।